नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी जीएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग घटना चक्र के सामान्य विज्ञान को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग भौतिकी को शुरू किए हुए हैं। दोस्तों, इस बुक की खासियत है कि इसमें न केवल रिवीजन के रूप में नोट्स दिया गया है, बल्कि प्रीवियस ईयर के पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न एवं उसके व्याख्या भी दिए गए हैं। दोस्तों, इससे आपके एग्जाम की तैयारी में सिलेबस को समझने एवं उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है थर्ड चैप्टर है दोस्तों यांत्रिकी, जिसमें हम लोग द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति इत्यादि को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यांत्रिकी क्या होता है दोस्तों? तो यांत्रिकी दोस्तों भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने अथवा उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अध्ययन करते हैं। यानी दोस्तों, जो पिंड होते हैं उस पर जो हम लोग फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद उसके जो व्यवहार में या उस वो स्थिति बदलती है, उसी को हम लोग इस यांत्रिकी में पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों भार क्या होता है? तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों द्रव्यमान किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु का पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, इसे m से व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। तो भार दोस्तों पृथ्वी का आकर्षण बल होता है, जबकि द्रव्यमान दोस्तों वस्तु या पदार्थ का परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। भार दोस्तों, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जबकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम या ग्राम होता है। भार दोस्तों एक सदिश राशि होती है, जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है। अगला पॉइंट दोस्तों कि भार जो होता है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, जबकि द्रव्यमान जो होता है प्रत्येक स्थान पर भिन्न होता है। क्योंकि दोस्तों भार जो होता है वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। पृथ्वी का ग्रेविटी भी जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि चंद्रमा पर ग्रेविटी क्या हो जाती है? बदल जाती है, इसलिए वहाँ भार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि दूरी एवं विस्थापन यानी दूरी उसको बोलते हैं कि जब एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने के लिए जिस मार्ग का प्रयोग किया जाता है उस मार्ग द्वारा तय की गई दूरी को दोस्तों दूरी कहते हैं। अब वो मार्ग दोस्तों भिन्न भिन्न हो सकते हैं, या तो ये मार्ग हो सकता है, ये तो ये मार्ग हो सकता है, ये तो ऐसे मार्ग हो सकता है, या तो ऐसे मार्ग हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक पहुंचने को दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन जो होता है एक बिंदु से दूसरी बिंदु के बीच पहुंचने में जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसी को बोलते हैं विस्थापन। आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या कर रहा है कि प्रतिदिन की भाषा में दूरी और विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिकी में इन दोनों शब्दों को भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरी बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय की गई अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है। जबकि विस्थापन दोस्तों प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। इसलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच सबसे कम दूरी को प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि चली गई दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। स्पष्ट है कि दूरी एक क्या होता है? सदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन क्या होता है दोस्तों? अदिश राशि होती है। दोस्तों राशि दो तरह के हैं, एक होती है सदिश राशि होती है और दूसरा अदिश राशि होती है। सदिश राशि में दोस्तों परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, जबकि अदिश राशि में दोस्तों केवल परिमाण होता है। दोस्तों दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन जो होता है दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा रास्ता होता है, और इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है दोस्तों? दिशा होती है, इसलिए विस्थापन क्या है? एक अदिश राशि है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन दोस्तों शून्य हो सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों कि चाल क्या होता है। तो किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी होती है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है चली गई दूरी बटा में समय। क्या होता है? चली गई दूरी बटा में समय। दूरी क्या होता है? दूरी को हम लोग अभी देखें दोस्तों क्या होता है। दूरी को करते हैं मीटर से और समय सेकंड से। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा?
मीटर पर सेकेंड। दोस्तों दूरी क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, इसलिए चाल भी क्या होगी दोस्तों, एक सदिश राशि होगी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि किसी वस्तु का वेग उसकी प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। यानी वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय। विस्थापन का क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड नीचे आ गया इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों मीटर होता है, सॉरी विस्थापन का मीटर होता है और समय सेकेंड, यानी इसका भी क्या होगा ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। दोस्तों विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि होगा। त्वरण क्या होता है दोस्तों, तो किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर को परिभाषित किया जाता है। यानी त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय होता है। त्वरण क्या होगा दोस्तों, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। यानी वस्तु का जो अंतिम वेग होगा और जो प्रारंभिक वेग का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, जो समय के साथ अंतर होता है उसी को त्वरण बोलते हैं। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय के बाद उसका जो है वेग दोस्तों v हो जाता है, तो त्वरण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो त्वरण हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। अब v का दोस्तों क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और एक सेकेंड नीचे हो जाता है तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी त्वरण का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं दोस्तों, देख लेते हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने जो पिंड पर बल लग रहा था तो उस पर किस तरह के नियमों का उन्होंने वर्णन किया है उसको देख लेते हैं दोस्तों। पहला है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि दोस्तों कि इन नियमों के न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन गति के नियम बल को परिशुद्ध परिभाषा देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल और उसके द्वारा प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच संबंध स्थापित किया। प्रथम नियम क्या कहता है कि प्रथम नियम जो है दोस्तों कि जब विरामावस्था, यानी प्रथम नियम के अनुसार कोई विरामावस्था वस्तु विरामावस्था में ही बनी रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल की सीधी रेखा में गतिमान रहेगी। यानी दोस्तों जब कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी और जब वह गति में है तो वह गति में ही रहेगी। ये कौन कहता है दोस्तों, ये न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। और दोस्तों ये विराम में है या गति में है ये कौन बताता है, तो ये दोस्तों जड़त्व का नियम जो है ये निर्धारित करता है कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी और गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु का विरामावस्था रहने अथवा यदि गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है दोस्तों, जड़त्व कहलाती है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है दोस्तों कि वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। द्रव्यमान क्या है दोस्तों, जड़त्व की माप है। यानी जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक क्या होगा दोस्तों, जड़त्व होगा। यानी अर्थात कि हल्की वस्तु के अपेक्षा भारी वस्तु अधिक जड़त्व होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसके गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ है दोस्तों कि वस्तु के त्वरण में उपस्थिति होने से, अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होती है। प्रयोग द्वारा यह देखा गया कि किसी वस्तु पर बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के क्या होता है दोस्तों, गुणनफल के बराबर होता है। यानी बल बराबर क्या होता है, मास गुणे एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास गुणे त्वरण। न्यूटन की द्वितीय इसे ही दोस्तों न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक होता है। एक न्यूटन वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करती है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है दोस्तों कि गति की तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु के पर बराबर और विपरीत दिशा में क्या करती है, बल लगाती है। पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल की क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाए बल को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिणाम में बराबर एवं दिशा में क्या होती है दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत होती है। अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। अगला कंसेप्ट है दोस्तों संवेग। संवेग क्या होता है
कि किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी जब किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसमें दोस्तों वेलोसिटी आ जाती है यानी वेग आ जाती है, तो उस वस्तु में क्या कहेंगे कि उस वस्तु में संवेग उत्पन्न हो गया। यानी संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी। दोस्तों संवेग क्या होता है, संवेग एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में क्या होती है दोस्तों, संवेग होती है। संवेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों, एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। अब देख लेते हैं दोस्तों संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन क्या है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के क्या होता है, समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होती है। किधर होती है, बल की दिशा में होती है। यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का भी एक अन्य रूप है। स्पष्ट है दोस्तों कि बल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन बटा में समय। यानी यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तो उसका प्रारंभिक संवेग क्या होगा, mu होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि t समय बाद जो है इस वस्तु पर F बल कार्य करने के बाद इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इसलिए अंतिम संवेग क्या हो जाएगा दोस्तों, mv। यानी संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, mv माइनस यू। क्या हो जाएगा, mv माइनस यू। अब फोर्स क्या होता है दोस्तों, फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बटा में t। दोस्तों m दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए m को बाहर कर देंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा में t। और v माइनस यू बाई टी बराबर क्या होता है दोस्तों, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो v माइनस यू बाई टी के जगह पर क्या लिख देंगे, a। यानी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। यानी f जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है वो k है। यानी f बराबर k m a। अब k जब फोर्स को f रख देंगे, मास 1 यूनिट, एक्सेलरेशन a रख देंगे तो k का मान 1 आ जाएगा। और जब k का मान 1 दोस्तों रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में, तो दोस्तों क्या मिल जाएगा, F बराबर ma, जो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम बतलाता है। दोस्तों संवेग का संरक्षण का नियम क्या है कि यदि दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, यानी जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर होता है अथवा संरक्षित बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कार्य। कार्य क्या है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसमें उसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और बल लगाने के बाद उसमें परिवर्तन होती है उसकी स्थिति में, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्य करते हैं। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। क्या किया जाएगा, कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यदि किए गए कार्य प्रयुक्त बल और बल की दिशा में विस्थापन को क्रमशः WF/S में निर्देशित किया जाए तो वर्क बराबर क्या होगा दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स गुणे विस्थापन। यदि बल F पिंड के विस्थापन दिशा में न होकर कोई एंगल थीटा बना रहा हो तो उस समय क्या होगा दोस्तों, उस समय जो होगा वो फोर्स बराबर F cos थीटा। जैसे दोस्तों हम लोग ट्रॉली पे को हम किसी एंगल पर, आजकल चक्का होता है और इसी एंगल पर क्या करते हैं, उसको ढुलकाते हुए ले जाते हैं, तो वो जो एंगल होता है वो क्या कहलाएगा, वर्क बराबर F cos थीटा इंटू एस। दोस्तों इसमें एक यहाँ पर कंसेप्ट है कि जब वस्तु पर बल लगाया जाता है और उस पर विस्थापन होता है तो वो क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों कि क्या कुली को पैसा देना उचित है, क्या उसने कार्य किया जब वो जो अपने सर पर सामान को उठा कर ले जाता है, क्योंकि सामान तो जो है उस कुली के सर पर स्थिर है, वो तो चल नहीं रहा है। जब वो चलेगा नहीं तो ये क्या, वो क्या बोलते हैं कि वो तो वर्क हुआ ही नहीं, तो क्या कुली को जो है दोस्तों पैसा देना उसके कार्य के लिए उचित है। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर दें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जहां F cos थीटा विस्थापन की दिशा में बल का घटक है, कार्य एक सदिश राशि है, कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है। अगला कंसेप्ट देख लेते हैं दोस्तों कि यदि एक न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। यानी 1 जूल दोस्तों 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। शक्ति क्या होती है दोस्तों, शक्ति किसको बोलते हैं,
तो दोस्तों शक्ति जो होता है किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। यानी शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है दोस्तों कार्य बटा में समय। यदि कोई कर्ता टी समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? W/T। यानी शक्ति का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल पर सेकेंड, क्योंकि वर्ग का क्या होता है? जूल और इसका सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे वाट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाट भी कहते हैं। शक्ति का एक अन्य मात्रक है दोस्तों अश्व सामर्थ्य, यानी हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। अगला कंसेप्ट है दोस्तों ऊर्जा। ऊर्जा किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? कि वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, इसका SI मात्रक दोस्तों जूल होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं? कि यह किसी पिंड के कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। यानी ये जो है किसी पिंड का मैकेनिकल कार्य करने के लिए क्या करता है? क्षमता प्रदान करता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा दोस्तों ये जो है गति से संबंधित होता है, यानी गति के क्रम में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, और जो स्थिति यानी सर्टेन हाइट से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी ऊंचाई पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। एक पिंड की स्थिति या गतिज ऊर्जा का कुल योग जब हम कर देते हैं, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा कर देंगे, तो हमको कौन सी ऊर्जा मिल जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं? कि वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m की ग्राह है और चाल उसका v मीटर पर सेकेंड है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है? कि वह ऊर्जा जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दिशा को कारण होती है, वो क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अगला कंसेप्ट है दोस्तों कि कारण होती है। स्पष्ट है कि कोई वस्तु किसी वस्तु के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इस दौरान किए गए कार्य ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे प्रात्यस्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होते हैं। यानी मास m जो होता है द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h जो होता है हाइट। यानी स्थितिज ऊर्जा किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये हाइट से संबंधित है। अगला कंसेप्ट है दोस्तों अगला है दोस्तों प्रश्न कोश। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन बटन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिलती रहे। आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को। कि पहला है न्यूटन के गति का नियम जाना जाता है। तो न्यूटन के गति को नियम जाना जाता है। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर गति। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साधारणतः यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ऑप्शन ए है काम करने में, ऑप्शन बी कम बल का प्रयोग करके उतना ही मात्रा में काम करने में, ऑप्शन सी उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, ऑप्शन डी उतना ही कम मात्रा में अधिक तेजी से काम करने में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कि कम बल का प्रयोग करके उतना ही मात्रा में काम करने में। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी वह घटेगी या बढ़ेगी, यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कि वो बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत करता है, किस पर करता है दोस्तों? ऑप्शन ए अपकेंद्रण पर, ऑप्शन बी अपोहन पर, ऑप्शन सी उत्क्रम प्राशन पर, ऑप्शन डी विसरण पर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अपकेंद्रण पर। किस पर होगा? अपकेंद्रण पर। अपकेंद्रण दोस्तों जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पाथ पर भ्रमण करती है तो उस पर एक केंद्र की तरफ बल रखता है और एक जो है दोस्तों केंद्र से बाहर की तरफ बल लगता है। तो अपकेंद्रण बल होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ बल लगता है, जिसको झूठा बल
बल्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको झूठा बल्ब भी कहते हैं। और इस पर जो है दोस्तों जो है कि दूध से मक्खन निकालने वाली क्रीम, कपड़ा साफ करने वाली मशीन जो होता है इसी बल्ब पर काम करता है। अगला क्वेश्चन, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली सिद्धांत है। ऑप्शन ए अपकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी अपवहन, ऑप्शन सी प्रतिक्रमण, प्रसारण, और ऑप्शन डी विसरण। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अपिकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, यानी सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। तो ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी आयतन। आयतन दोस्तों तीनों दिशा में होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी कार्य। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सदिश राशि कौन सा है, तो संवेग एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दूरी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि सदिश राशि कौन है, तो विस्थापन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। तो दोस्तों पदार्थ के संवेग, यानी पदार्थ के संवेग क्या होता है, एम भी, क्या होता है, एम भी। और कह रहा है वेग का अनुपात में कौन सा, वेग का अनुपात क्या होता है, भी। दोस्तों दोनों का निकालेंगे तो भी कट जाएगा, तो एम क्या होगा, ये द्रव्यमान। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन, बल गुणनफल होता है। बल किसका होता है, तो फोर्स बराबर क्या होता है दोस्तों, मास गुणे एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर कि किसी घन के आयतन और पृष्ठ को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो घन के किनारे की लंबाई क्या होगी। दोस्तों घन क्या होता है, ए क्यू होता है, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। a² कट गया, यानी a बराबर क्या बन गया, 6 बन गया। तो इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ऑप्शन ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऑप्शन सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है, ऑप्शन डी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा होती है दोस्तों केवल स्थिति में, केवल गतिज में, केवल स्थितिज में, किसी में। तो गति से संबंधित होता है ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है विकिरण ऊर्जा। तो दोस्तों अभी हम बतलाए थे कि गति से जो भी संबंधित होती है ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा कहलाती है, और जो ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। तो वायु शक्ति है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठा यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है दोस्तों स्थिरता का जड़त्व नियम, यानी जब वस्तु स्थिर में है तो वह हमेशा स्थिर में ही रहने की कोशिश करती है। जब ट्रेन अचानक से आगे चलती है तो उसमें बैठा व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अस्थिरता को क्या करेगा, मेंटेन करके रहेगा, लेकिन अचानक चलने की वजह से उसके शरीर पीछे की तरफ झुक जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षण विहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है, सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है। अब कारण में क्योंकि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं होती है तो उसका संबंध एज परिवर्तित नहीं हो सकता। दोस्तों इसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा क्योंकि कंजक्शन लगाकर इसको हल किया जाता है और देखा जाता है कि कनेक्शन मतलब कथन का कारण के साथ संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी होगा, यानी ए और आर दोनों सही होगा, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है, बर्फ पर क्या होता है, ऑप्शन ए सड़क सख्त होता है, सड़क बर्फ से सख्त होता है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ पीछे की प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, यानी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथनों पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है, भरी हुई गाड़ी काट में चलने पर चालयान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों? ए, किसी चलयान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिया फिसलने लगता है। ऑप्शन सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने पर घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी, अभ्यास में निपुणता ये गुण प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा एक बार गाड़ी चल पड़ने पर घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव द्रव्यमान मनुष्य कितना गुना अधिक है। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था संवेग का संरक्षण का नियम, यानी mv1 माइनस mv2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मास क्या है दोस्तों? मास क्या है दोस्तों? इसका मास m, इसका है मास m, v1 इसका कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, माइनस n गुणे इसका कितना? 0.5। अब जो इधर जाने के बाद ये 0 हो जाएगा। अब ये इधर लाते हैं, m बटा में n बराबर 5 से 5 कट गया, ये बटा में 10 हो गया, यानी क्या हो जाएगा? 10 गुना। आंसर डी, यानी n बटा में m बराबर 10 गुना। ठीक है, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुके तो ऑप्शन ए, एक्स बड़ा होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड। ऑप्शन बी, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, और एक्स लगभग 4y बराबर हो जाएगा या 8x के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कि तीनों का एक समान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो समान द्रव्यमान वस्तु की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4.9 है तो उनमें वेगों का अनुपात क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv², दोनों का निकाल लेंगे, v1 यहाँ पर कर देते हैं और हाफ mv2 का स्क्वायर कर देते हैं। हाफ m कट गया दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 4, यानी 2:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिया में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? यह आर से अधिक होगा, यह आर से कम होगा, यह आर के बराबर होगा, या यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आर से कम होगा। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? या तो एक समान होगा, या आगे की तरफ झूल जाएगा, या पीछे की तरफ झूल जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिर पर कम गहराई होगा, या क्षैतिज में इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिर पर अधिक गहराई होगा, या परवलयाकार होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 24 नंबर क्वेश्चन कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन बाहर पहिए पर उल्टेगा, अंदर पहिए पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा कि अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर के तरफ फिसलेगा। तो यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है दोस्तों? तो त्वरण ज्ञात करने यानी ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बटा में टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस चैप्टर का यही तक था क्वेश्चन, जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।